समझ लो मेरे घर में चोरी हुई है। अगर मेरे घर में चोरी होती है, किसी ने डाका डाल दिया, लूट मचती है, तो मैं इसका सबसे पहले इसके पीछे के कारणों का पता लगाऊंगा। मेरे घर में दोबारा डाका ना हो, इसके लिए ऐसा कोई इलाज करूंगा, पुलिस केस करूंगा और उन चोरों का पता लगाऊंगा। या तो मेरे से अगर खुद से हो बदला लेने की, तो मैं खुद से बदला लेने की कोशिश करूंगा। यानी क्या से क्या नहीं करूंगा, मेरे घर में दोबारा डाका ना हो, दोबारा मेरे घर में चोरी ना हो। इसके लिए मैं तरह तरह की उसमें कदम मैं उठाऊंगा कि मेरे घर में दोबारा डाका ना पड़े। ये क्यों करूंगा? इसके लिए करूंगा कि मेरे घर से मुझे हमदर्दी है, मेरे घर से मुझे वफादारी है। इसके लिए मैं ये सब कदम उठाऊंगा कि मेरे घर में दोबारा अगर मुझ में अगर हैसियत है तो मैं बाहर सिक्योरिटी लगवाऊंगा, मुझ में हैसियत है तो बंदूक खरीदवाऊंगा, मुझ में हैसियत है तो मशीन गन खरीदवाऊंगा, मुझ में हैसियत है मैं चारों तरफ बाउंड्री लगवाऊंगा, मुझ में हैसियत है तो पुलिस स्टेशन लगवा दूंगा मेरे घर के बाहर कि दोबारा कोई मेरे घर से चोरी ना कर सके। होगा ना ऐसा? क्यों? क्योंकि मेरे घर से मुझे हमदर्दी है, मेरे घर से मुझे वफादारी है, ये मेरा घर है, मेरा है। इसके लिए मैं करूँगा, ये सब कदम मैं उठाऊँगा, इसके लिए उठाऊँगा। बराबर है। लेकिन इस देश के साथ, इस मुल्क के साथ बार बार लूट मचना, बार बार किसी ने लूट लिया, किसी ने भ्रष्टाचार कर लिया, किसी ने इतना लेके गया, किसी ने उतना लेके गया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी पुलिस वाले ने रिश्वत ले लिया, किसी ऑफिसर ने रिश्वत ले लिया, किसी मंत्री ने रिश्वत ले लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई बैंक का पैसा लेके भग गया, इसी ने वो ऐसा कर लिया, किसी ने लाखों करोड़ रुपये का गबन कर लिया। अक्सर सुनते हैं ना आप। ये इस देश की ये जो बीमारी है, ये बीमारी छोटी मोटी नहीं है। इस देश की व्यवस्था में इस बीमारी की नट लगी हुई है कि ये अगर इस देश के नेताओं की जो संसद में इस वक्त बैठते हैं, उनका मानना है इसकी अगर पूरी तरह से इलाज कर दी जाए तो इस देश में राजनीति चलना मुमकिन नहीं है। क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हीं की तरह चोर, उन्हीं की तरह डाकू, उन्हीं की तरह लुटेरा जाके वहाँ पर बैठता है और उन्हें ये देना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी सपोर्ट मिलेगी और पार्टी सपोर्ट मिलेगी तो जाके सरकार बननी मुमकिन होगी, सरकार बनने का मौका हाथ में आएगा। इसके लिए इन लोगों को सिस्टम में पकड़े रखना, उनके लिए जो सरकार बनाने वाले लोग होते हैं, दल होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। वरना कोई ये इतना बड़ा कोई माजरा है नहीं कि इस देश को ये लोग लूट खाए और इसकी इलाज ना हो सके। इसको ऑन द स्पॉट विदिन 24 आवर इस देश से भ्रष्टाचार, इस देश से रिश्वतखोरी और इस देश से ये चोरी गबन लूट, लोगों की पैसों की लूट मार विदिन 24 आवर इसको बंद ना किया जा सके। पीएम, हमारा जो वर्तमान पीएम है, हम लोग जो पहले जीवित थे, अब भी जीवित है, इस बीच में जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने देखा रात को 8 बजे टीवी पर आते हैं और ऐलान करते हैं नोटबंदी हो गई। विदिन 24 आवर नोटबंदी हुई ना, विदिन 24 आवर लॉकडाउन हुई ना, सबको घर में बंद कर दिया ना। पावर है ना उनके हाथ में, तो उनके हाथ में चोरी बंद करने की वो चाबी नहीं है। कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, इसके लिए ये सब हो रहा है। मतलब कमाने को पैसे नहीं है और हम कह रहे हैं हमारा नेशन इतना बढ़िया हो गया, जीडीपी हमारी 4th लार्जेस्ट है। तुम्हारे घर पे पैसे नहीं है, तुम 3 टाइम का खाना नहीं ला पा रहे, या तुम जो जॉब कर रहे हो उसमें भी रोज रात को आके स्ट्रगल कर रहे हो कि यार खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, महंगाई बढ़ गई है। तो फिर क्या डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट तो तभी होगा ना जब इंसान कमा के खुश हो पा रहा है, उतने में खर्चा चला पा रहा है। वो स्ट्रगल कर रहा है आज भी, लेकिन वो घर पे आके जब न्यूज खोलता है तो कहता है वाह मैं तो विश्व गुरु बन गया, मेरी तो जीडीपी 4th लार्जेस्ट है। जीडीपी 4th लार्जेस्ट है बट पॉपुलेशन वाइज है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखो कि पर कैपिटा इनकम वाइज कितना आप पे फर्क पड़ रहा है, क्या बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो बाकी नेशंस कहाँ पे है, उससे कंपेरिजन करो। मेन रीजन वो होना चाहिए, हमसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस है, हम आज भी डेवलपिंग इकोनॉमी में आते हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बात करूं तो लोगों को इतना ज्यादा मिसगाइडेड किया हुआ है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हमें ये सिखाया हुआ है कि हमारी जीडीपी 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन गई है, बिल्कुल सही बात है, पर हमें ये नहीं बताया गया कि जीडीपी ड्राइव्स बाय पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी बड़ी कंट्री होगी, उतनी ज्यादा जीडीपी होगी। मेन फैक्टर क्या है? आप और मैं आज के दिन में कितना कमा पा रहे हैं। कोई इंसान इंडिया में ऑन एन एवरेज कितना कमा पा रहा है, जिसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। हमारे इंडिया की $2,500 है। आप यूएसए से कंपेयर करो, $85,000-86,000 है। सिंगापुर $65,000 है। इवन हमारे आसपास की कंट्रीज हमसे ऊपर है। तो पर कैपिटा इनकम हमारा मेन क्राइटेरिया होना चाहिए ये देखने का कि क्या हम डेवलप्ड नेशंस वाली कैटेगरी के पास हमारा जो कैपिटलिस्ट है वो शुरू से दलाल पूंजीपति है, चोर है। वो खुद उसने रिसर्च पे कभी कुछ किया ही नहीं, आज तक एक प्रोडक्ट नहीं बना पाया। वो दुनिया में फोर्ब्स में 1 2 3 हो जाए, नंबर 1 रहे हम कहते हैं, लेकिन उसका बनाया हुआ एक पेन भी सामने हमारे नहीं है, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड वो है ही नहीं। वो चोर है, वो सरकार से मिलकर जनता की जेब काटता है। तो वो एसेट लूट रहा है इस समय। तो ये पूरा वक्त जो जा रहा है एसेट लूट का वक्त है और जनता में डिस्पैरिटी की बेइंतहा वृद्धि का है और बेतरह गरीबी फैलने का दौर है। उस डर में लोग अपने अपने
कोने में भाग रहे हैं, जाति वाला जाति में भाग रहा है, धर्म वाला धर्म में भाग रहा है, क्षेत्र वाला क्षेत्र में भाग रहा है, उसमें हल तलाशने की कोशिश कर रहा है जहां उसका हल है नहीं। तो एक कोलाहल पैदा हो रहा है। 34% of all Indian infants under 5 are chronically stunted and malnourished. ये आज भी है। आज भी 20% of all poor children have never been vaccinated. 18 million Indians are in bonded labor. 8 million Indian children are in child labor. 150 million Indian children are out of school. 40% of Indian rural schools do not have a functional toilet. 8% of all Indian schools are single teacher schools. 25% teacher absenteeism. मैं कहाँ जाऊँ, वही डेटा पॉइंट है कि पॉलिटिशियंस को इसके बारे में सोचना है, वो नहीं सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे, तो भैया ये विकसित भारत 2047 कहाँ क्या चल रहा है ये? हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन रहे हैं। हर अंधेरी गली में रोशनी का दर हो, हर गरीब के सिर पे अब साया मुंतसर हो, जन जन दिया मिशन। कितने लोग यहाँ से जो भी भाग पा रहा है, जिसके पास 10-15 करोड़ है, 5-7 करोड़ में नागरिकताएं मिलती हैं बहुत सारे देशों में, भाग जा रहे हैं। जो पढ़ने जाता है वापस ही नहीं आता। तो क्या झूठ हम बोलते रहे हम विश्वगुरु हैं और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2% जितना मुर्दा हिंदू हैं वो हमारे अभी के डेट में 2025 में मोदी जी के साथ में है। जिस मुल्क में 2 वक्त की रोटी के लिए परदेश जाना पड़े, वहाँ आजादी के स्टेटस लगाना हमारी नस्ल की तौहीन है। सरकार ने कह दिया, अखबार में आ गया लिखित ये कि जिसकी सालाना आय 1,80,000 से कम है हरियाणा में, उनके बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो 500 रुपए फीस देंगे। फ्री में नहीं, 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और अगर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो सरकार उनको 1100 रुपए देगी। ये तो उनको मिलेंगे अगर उनके बच्चे जाएंगे तो, और ये उनको देने हैं। अब बताओ आदमी क्या करेगा? देने वाला काम करेगा, मिलने वाला काम करेगा? भाई आदमी का बच्चा अगर गवर्नमेंट में जाता है तो पैसे देगा, और प्राइवेट में जाएगा तो सरकार देगी। बताओ आदमी क्या करेगा? प्राइवेट भेजेगा, अपने घर से 500 क्यों लगाएगा? एक तो सरकारी, एक तो प्राइवेट। तो आम जो गरीब आदमी अपने बच्चे को कहाँ भेजेगा? ये देखो कितनी अच्छी चाल है, अगर तुम्हें समझ में आया तो। ये चल रही है सरकार। 1100 रुपए सरकार कहती है हम भर देंगे आपके बच्चे के, आपको चिंता नहीं करनी। अगर आपने सरकारी में पढ़ाया तो कितने रुपए लेंगे? 500। तो आदमी सोचेगा 2 बच्चे क्यों 1000 रुपए फूकूं, इससे बड़े प्राइवेट भेजूं, सरकार देगी मेरे बच्चे के पैसे, देगी भी सरकार। 1-2 साल बाद क्या होगा? सारे सरकारी स्कूल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, बिल्डिंग खाली, एडमिशन 0। 1 साल 2 साल 5 साल बाद क्या होगा? सारे एडमिशन 0। फिर सरकार दिखाएगी बजट में कि तुम घाटे का नुकसान का सौदा है, सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं जी, बिना बात टीचर्स को इतनी सैलरी दे रहे हैं, चपरासी रखे हुए हैं, हेडमास्टर है, कोई बेल बजाने वाला है, बच्चा तो कोई आता नहीं। तो कहेंगे काम करो, इसको बेचो, इस प्रॉपर्टी को बेचना स्टार्ट करो। सरकारी प्रॉपर्टी, हर गांव में सरकारी स्कूल है। आप सोचो कितने स्कूल होंगे भारत में। धीरे धीरे करके अगले आने वाले 5 से 7 साल का भारत ऐसा बता रही हूँ मैं, जो होगा देखना तुम्हारे सामने। ये सारे स्कूलों का दाम निकलेगा, नाम इन द सेंस, जहां जितने महंगी प्रॉपर्टी है महंगा। अब कौन खरीदेगा पूरे देश की बेल्ट को? जिसके पास पैसा है। तुम और मैं तो नहीं खरीद सकते देश के स्कूल, तो उस देश के पूरे स्कूलों को खरीदने का किसके पास पैसा है? अंबानी और अडानी ये ले लेंगे सरकार से कि हम इतने करोड़ रुपए आपको देते हैं, सरकारी स्कूलों के बदले हम डेवलप कर लेंगे। और फिर सरकार 1-2 साल बाद कहेगी हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं, हमारे बस की 1100 रुपए देने नहीं है। अब गरीब आदमी फंस गया, उसका बच्चा उस टाइम तक 7वीं में पहुंच गया, मान लो पहली से स्टार्ट किया था, 5-6 साल दिए पैसे, अब अटका दिया, हमको नहीं देंगे पैसे, पढ़ाना है पढ़ा लो, जो अनपढ़ रख लो। अब वो बेचारा गया कि वापस सरकारी में जाके देखो तो सरकारी पे तो ताला है, बोर्ड बदला हुआ है। किसके पास है वो बोर्ड? अब अंबानी। अब अंबानी अडानी प्राइवेट स्कूल है, तो वो जाके फीस पता करेगा तो भैया मैं तो नहीं पढ़ा सकता। वहां से भी गया और वहां की औकात नहीं है, दोनों गए। आने वाले समय में आदमी वो पढ़ा पाएगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। देखते देखते तुम्हारी सारी सुविधाएं सरकार से छीन के किसके पास पहुंचाई जा रही हैं? प्राइवेट। बस में समझ में लेट आएगा, जब तक समझ में आएगा फिर चीख चिल्ला लेना, फिर थोड़ी ना कुछ होगा। सरकार वापस थोड़ी ना लेती है किसी भी चीज को, दे दी सो दे दी। मैं तुम्हें अपने वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। स्कूलिंग सिस्टम एक 1 नेशन 1 एजुकेशन। हमारे यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। अच्छा, हम लोग की क्या जरूरत है? हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं कि हम लोग की जरूरत क्या है कोचिंग वालों की? क्योंकि स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया है, तभी तो आया मेरे पास। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे स्कूल में उसने पढ़ाई कंप्लीट कर दी, कॉलेज कंप्लीट कर दिया, तब हमारे पास आया। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने पढ़ा दिया फिर वो स्कूल में जाए। हम लोग पढ़ा देंगे ना तो स्कूल के वालों को कह निकलिए, आप लोग निकलिए, बहुत पीछे हैं लोग। स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, इंडिया में भी अमीर हो या गरीब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, मेडिकल एक जैसा होना चाहिए। बट यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है? एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। गरीब और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी जानबूझकर एजुकेशन सिस्टम को खराब किया गया। क्योंकि अगर गरीब पढ़ लेगा, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा तो 200 रुपया में किसी नेता का झंडा लेके नहीं घूमेगा, बल्कि झंडा थमाने जाएंगे तो पकड़ लेगा हथवा। सड़किया नहीं बना अभी तक।
आपकी फीस 100 रुपए, आपकी फीस कितने रुपए? 100 रुपए। तो यहाँ पे आएगा जीएसटी, क्या आएगा? जीएसटी 18%। कितना परसेंट? 18%। अभी दोनों मिल के बांटेगा। कहेगा पढ़ने आया है ना, पढ़ने आया है, एक काम करो, स्टेट गवर्नमेंट अपना लाएगी एसजीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लाएगा सीजीएसटी। कहेगा 18% लेना है ना, मिल बांट के बांट लेते हैं। 9% हम ले लेते हैं, 9% तुम ले लो। यहाँ केक कटेगा, सब में बटेगा। 18% हो गया। पढ़ने आया है, पढ़ेगा, पढ़ेगा यहाँ पे 18% जीएसटी लेकिन आप बर्बाद कर दिए तब पढ़ेगा। पढ़ने चला आया। आप अगर पढ़िएगा ना तो आपको कितना टैक्स देना है? लेकिन अगर आप सोना खरीदने जाइएगा तो 3%, हीरा सोना खरीदने जाइएगा 3%। अब आप बताओ सोना कौन खरीदता है? जो अमीर इंसान है। अरे भाई आप उस पर 18 की जगह 28 लगाइएगा तो खरीदेगा, क्योंकि सोना एसेंशियल चीज नहीं है, शौक की चीज। अब देखिएगा किसी के अब शादी ब्याह में हीरे पहन के घूम रहे हैं, कोई पैसा है पहन रहा है, उस पर लगाओ ना भाई जीएसटी। उसमें कितना लगाया है? 3%। आप पढ़िएगा 18%। एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पढ़ाई करे, आप लोग कोई नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद ना सवाल पूछने लगता है। भारत में किसी से मिलो आप, हर इंसान चाइना को गाली देता है, क्योंकि उसको यह सिखा दिया गया पिछले 4-5 सालों में पेट्रियोटिज्म के भावना ने कि चाइना को हमें गाली देनी है। चाइना ने एक जनरेशन में गरीबी अपनी कंट्री में खत्म करी है। हम बात करते हैं ह्यूमन डिग्निटी, डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी की। आप यहां से जाओ, बच्चे बेचारे सड़क पे पड़े हुए हैं, ठीक है, खाने को नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगने के लिए उनकी मां उनको भेज देती है, जा भीख मांग के पैसे लेकर आ, उससे हम खाना खरीद के खाएंगे। वो क्या बहुत डिग्निफाइड है? क्या ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं हम? कोई डिग्निटी नहीं है उसमें। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिग्निटी, चाइना हैज बीन एबल टू फिनिश ऑफ पॉवर्टी इन 1 जनरेशन। और उन्होंने दे हैव बीन वेरी हार्श ऑन पीपल। उन्होंने बहुत अत्याचार करा है इस बात के लिए कि गरीबी खत्म करनी है। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो पहले गरीब था, जो आराम की सड़क पे लेट के सोता था और आराम की जिंदगी लीड करता था, उसको तुमने धक्का मार के बोला कि काम कर, तो तकलीफ होगी। तो फ्री में बांटने से बेटर आपने क्या क्रिएट करा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी। 18 लाख से ज़्यादा इंडियंस ने पिछले 13 साल में इंडिया को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है परमानेंटली। और हो सकता है भाई कि नेक्स्ट नंबर आपका हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा एक्सेस होगा, अथॉरिटी होगी कि वो आपके किसी भी जो डिजिटल एसेट है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, आपके ईमेल्स हो गए, उसको पूरी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से उसको सीज भी कर सकते हैं अगर उनको सिर्फ शक हो जाता है कि आपने इनकम टैक्स देने में कोई धांधली की है या आपने इनकम टैक्स ढंग से नहीं भरा। हाँ भाई, सिर्फ शक भी होता है ना, तो वो ऐसा कर सकते हैं और उनके पास पूरी राइट है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकते हैं। अब यार ये किस हद तक सही है मुझे नहीं पता, प्राइवेसी तो खैर बचने नहीं वाली। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और एक और चीज़, अगर आप केपेबल होते तो क्या आप भी इंडिया को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाने का सोचते? हमारे देश में लोगों को, नेताओं को बड़ा शौक है पाकिस्तान से तुलना करते रहने का, पर असली हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। चाइना और भारत साथ साथ आजाद हुए थे। आज 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल 7% है और चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा कम भी मान लें कि 5% है। तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो $3.5 ट्रिलियन है और चाइना की लगभग $18 ट्रिलियन है। और मान लेते हैं कि n साल में इंडिया और चाइना बराबर जीडीपी में आ जाएंगे, तो इसको मैंने बराबर कर दिया। जब मैंने खुद सॉल्व किया इसको लॉग लेकर, हमने चाइना की सीरीज सॉल्व कराया डीप सीक से, तो n की वैल्यू लगभग 87 साल आई। यानी कि अगर हम आज खूब हाथ पैर मारें तो 87 साल तो हमें चाइना की बराबरी में लग जाएंगे। कैसे हम बराबरी करेंगे? जब तक हम सर्विस सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे तब तक चाइना ऐसे आगे निकलता रहेगा। ये वीडियो देखिए, कि कोई मूवी का सीन नहीं, सर्बिया में हो रहा 1968 के बाद आज तक का सबसे बड़ा स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है, जिसमें 3.5 लाख लोग शामिल हुए। ये शुरू हुआ नवंबर में, जब सर्बिया के एक शहर में न्यूली रेनोवेटेड रेलवे स्टेशन की छत गिर गई, जिससे 15 लोगों की जान गई। कारण क्या था? रेनोवेशन के टेंडर्स गवर्नमेंट लिंक कंपनीज को दिए गए थे। अगर हम कंपेयर करें तो गुजरात के मोरबी ब्रिज कोलैप्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें 141 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद इंसाफ तो बहुत दूर की बात, मेन अक्यूज्ड को बेल दी गई और एक सेरेमनी में सम्मानित भी किया गया। पिछले साल दिल्ली, जबलपुर, राजकोट एयरपोर्ट्स की छत गिर गई थी और बिहार में तो आए दिन कोई ना कोई ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। और ताकि सब पर ध्यान ना जाए तो जोक्स को नेशनल इश्यूज और नेशनल इश्यूज को जोक्स बना दिया जाता है। हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक जनता की हार और राजनीति की जीत होती रहेगी? अगर 10 साल पुरानी गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती तो क्या 43 साल पुराने ब्रिज पर चला जा सकता है? 2022 में एक आदमी ने सरकार को लिखकर कंप्लेंट की कि गांव के पास वाले गंभीरा ब्रिज में गैप्स इतने बढ़ गए हैं कि आप सीधा नीचे नदी में देख सकते हो। ब्रिज में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रही हैं, मतलब गिरने की कगार पर है। इस कंप्लेंट के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मरम्मत सिर्फ कागजों में और नेताओं और ठेकेदारों के बैंक अकाउंट्स में हुई। और आज 3 साल बाद गुजरात का वही ब्रिज बीचों बीच टूट गया। 2 ट्रक, 2 गाड़ियां नीचे गिर गई और 12 लोगों की जान चली गई। एक ट्रक तो अभी भी हवा में लटका हुआ है। आपको याद होगा 2022 में मोरबी ब्रिज टूटा था, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। सोचो तब से गुजरात में टोटल 7 ब्रिज टूट चुके हैं और हर बार सेम तमाशा होता है। ब्रिज टूटता है, सरकार पर दबाव बनता है और फिर सरकार जांच करने का ढोंग करती है, क्योंकि उन्हें पता है जब सालों बाद रिपोर्ट आएगी तब तक लोग सब भूल जाएंगे। और बधाई हो, इस बार भी वही प्रोसेस शुरू हो चुका है, जांच बिठाई जा चुकी है। जो एक बार हो उसे तो हादसा कहा जा सकता है, पर जो बार बार हो उसे अपराध कहते हैं। मैंने तो जब अभ्यास किया तो पता चला गरीबी तो नेताओं की दूर हो रही है और अधिकारियों की दूर हो रही है, आम आदमी की नहीं। नेता और अधिकारी जो लूट रहे हैं वो अपनी गरीबी दूर कर रहे हैं। मैंने इस देश के कुछ नेताओं की जन्म कुंडली बनाई है। अब वो जन्म कुंडली नहीं जो ज्योतिष वाले बनाते हैं, वो मुझे नहीं आता। मैंने जन्म कुंडली बनाई है वो ऐसी कि 20 साल पहले जिनके पास टूटी साइकिल नहीं थी, आज उनके पास कितनी संपत्ति है, वो जन्म कुंडली बनाई है। 420 नेताओं की अभी तक बना चुका हूं। अब ये संख्या है, इसमें हंसिए मत आप, वो संख्या है 420। तो 420 नेताओं की जो जन्म कुंडली अब तक बनके तैयार हुई है, वो ये बताती है कि 20-20 साल पहले जिन नेताओं के घर में टूटी साइकिल नहीं थी, जिनके पास चाय पीने के लिए पैसे जेब में नहीं हुआ करते थे, बस का किराया देने के लिए जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उनमें से एक एक नेता के पास अभी 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति।
अंग्रेज जब देश छोड़कर गए थे तो 4.5 करोड़ लोग गरीब थे। अब आजादी के 64, 62, 63 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब हैं। हम कहेंगे जी आबादी बढ़ गई इसलिए गरीबी बढ़ गई। आबादी का भी हिसाब बताता हूं। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो हम 32 करोड़ थे, अब हम 115 करोड़ हो गए। हमारी आबादी 3.5 गुनी बढ़ गई, तो गरीबी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। तो 12-13 करोड़ लोग गरीब होना चाहिए। 84 करोड़ क्यों हो गए? गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई? आबादी तो 3.5 गुनी ही बढ़ी है। गरीबी 21 गुनी क्यों बढ़ गई? उसका एक ही जवाब है कि इस देश के नेताओं की लूट जो हो रही थी अंग्रेजों के जमाने में, जो लूट रहे थे अंग्रेज, वो अब 21 गुना ज्यादा बढ़ गया है। वो लूट ज्यादा बढ़ गई। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्वगुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? फिर तो अयोध्या वासियों की जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज है। उनको कुछ नहीं मिला, ठेकेदारों को मिला। अब 13 किलोमीटर सड़क 850 करोड़ में बनाई गई। 13 किलोमीटर 850 करोड़। तो 1 किलोमीटर कितने का पड़ा? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट है। ये सिर्फ सड़क बनाई गई, जो बीच में डिवाइडर बना करके उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया, उसमें पेड़ लगाए गए, उसमें लाइटें लगाई गई, बड़े बड़े खंभे लगाए गए, डिस्प्ले लगाया गया, उन सबका बजट अलग से है। आप ये कह रहे हैं कि डिवाइडर का बजट इसमें शामिल नहीं, सिर्फ कारपेटिंग हुई है? सिर्फ सड़क बनी इसमें, जिसको रामपथ कहा जा रहा है, वो 845 करोड़ में बना है। जन्मभूमि पथ जिसको बोलते हैं, वो आधा किलोमीटर है, 41 करोड़ रुपए में बना हुआ है। आधा किलोमीटर कितने? 41 करोड़ में बना हुआ है। भक्ति पथ आधा किलोमीटर से भी कम है और 68 करोड़ रुपया लगा बनाने में। 500 मीटर से कम है 68 करोड़। और जो धर्मपथ है वो 1 किलोमीटर से भी कम है, उस पर 65 करोड़ रुपया लगा हुआ है। ये जो तबादला का सिस्टम है ना, ये 2 करोड़ 3 करोड़ में जो तबादला कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बच्चे नहीं है, विधायक बन गए हैं तो चीजों को समझते हैं और समझते हैं, बहुत खूब और बारीकी समझते हैं। यहाँ एक थानेदार का तबादला के लिए बोली है 15 से 25 लाख रुपए, तो मोटा मोटी मान के चलिए जो डीएसपी और एसपी रैंक के हैं उनका बोली है लगभग 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का बोली है। तो उतनी मोटी रकम देकर वो अपना तबादला करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका ध्यान कमीशन में रहेगा। वो बालू का कमीशन रहे, कोयला का रहे, पत्थर का रहे, पहाड़ का रहे, जंगल का रहे, उनका ध्यान कमीशन में रहेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा प्रशासन ब्यूरोक्रेट्स अगर मनमानी कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स अगर कार्य नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे जो है भारी भरकम बोली भी बहुत बड़ा कारण है कि भारी भरकम बोली के साथ उनका तबादला किया जाता है। एक थानेदार की बोली वो कह रहे हैं 15 लाख से 25 लाख रुपए देकर एक थानेदार दूसरे थाना में जाकर शिफ्ट होता है। ये शर्मनाक है। इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंटली बोल रहे हो, मतलब बिल्कुल ये नहीं पता होगा शायद किसी को। ज्यादा टीवी चैनल्स आज भी विज्ञापनों पे चलते हैं, वही सब कमाई है टीवी चैनल। बिल्कुल ठीक है। 70 से 80 रुपए का विज्ञापन जो आता है न्यूज चैनल पे, ये वो सरकारी विज्ञापन आता है और वो रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस करती है हमेशा, ऑब्वियसली। तो रूलिंग पार्टी के पास सबसे अधिक बजट रहता है, जो विपक्ष में रहता है उसके पास पैसा कहां से आएगा? क्योंकि हमें रेवेन्यू उन एड से आ रहा है, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है, वो आर्म ट्विस्ट करता है। करेक्ट। और ये जो आर्म ट्विस्टिंग होती है, इस वजह से चैनल डर जाते हैं। अच्छा। ये अखबारों के साथ भी है, ये टीवी चैनल्स के साथ भी है। अगर इस देश को बनाना होता, क्योंकि राजनीति का मतलब है देश बनाना, देश से गुर्बत खत्म करना, बेरोजगारी खत्म करना, देश को आर्थिक सक्षम बनाना, यह सब होता है राजनीति का काम, इस संसद का काम ये सब है। अगर इन लोगों ने ये सब किया नहीं है, कर रहे नहीं है, तो इनका मन नहीं है, ये निकम्मे लोटेरे लोग हैं, चोर है, डाकू है, बदमाश है, गुंडे है। तो इनको सीधा वहाँ से कैसे भगाओ ये मैं नहीं कहूँगा, मेरी ज़ुबान फिसल जाएगी, इसके लिए मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इन्हें बहुत बेइज्जती से वहाँ से निकाल के भगाना चाहिए। ये इज्जतदार लोग नहीं है। देखिए, एथिकल डिग्निटी जिस इंसान के अंदर होता है ना, वो इंसान बहुत जल्द से ईमानदारी का काम करता है, ताकि उसके ईमानदारी पे कोई दाग ना लगे। वो समझता है किस कदम से किस तरह की भविष्य बनेगा। इस देश की भविष्य इस तरह अंदर में ये लोग ले जाकर डुबा रहे, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए इस देश के लिए आगे आओ, इस देश को बनाने के लिए आगे आओ। इस देश को हम कहीं ना कहीं हम ही इस देश को सही कर सकते हैं। ये हिंदू मुसलमान वाली रटना छोड़ दो, ये इस देश को डुबाने की रास्ता है। ये लोग अभी बैठे हैं और बहुसंख्यक लोग समझ रहे हैं ये हमारे नेता है, ये हमें उबारने के लिए कर रहे हैं, ये धोखा है आपके साथ। इस धोखे को आप पीछे छोड़ो, इस धोखे से उबर के आओ, इस धोखे से ऊपर उठ के आओ और इस देश को बचाने के लिए, रक्षा के लिए एक मंच पे सबकी हाजिरी दो, उपस्थिति दो। हम एक मंच से आवाज़ करेंगे, इस देश को एक बार बना के दिखाएंगे। इस देश को रचना के लिए इस देश के हर युवा की ज़रूरत है। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस देश को एक बार आर्थिक समृद्ध देश बनाएंगे, आर्थिक समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे और इस देश को दुनिया के सामने सर्वोच्च आर्थिक महाशक्ति बनाकर हम दिखाएंगे। ये हमारी वादा रहा और ये हम करके दिखाएंगे, अगर आप सबके साथ मिला तो।